फोर्थ एग्जांपल है, देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नील, इट इज डिफिकल्ट, एक मिनट, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ नेल इनटू अ वुडन ब्लॉक विदाउट सपोर्टिंग इट, ठीक है। तो बिना सपोर्ट करे, जैसे मान लीजिए हम किसी वुडन ब्लॉक के अंदर किसी कील को लगाना चाह रहे हैं, तो जब हम कील को लगाएंगे तो हमें उसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है और तब धीरे 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 करके उसको इंसर्ट करना होता है। विदाउट सपोर्ट हम उसको नहीं कर सकते। यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ से आ गया, देखते हैं, देखिएगा। बिकॉज व्हेन वी हिट द नेल विद अ हैमर, द नेल एंड द अनसपोर्टेड ब्लॉक together move forward as a single system. There is no reaction. When the block is rested against a support, the reaction of the support holds the block in position and the nail is driven into the block. ठीक है, एग्जाम्पल अलग है, हम अलग समझे, एग्जाम्पल अलग है। एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक वो ऐसे ही रखा हुआ है बस एक जगह, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमने उस पर कील आगे से लगाई और ऐसे हथौड़ी से चोट करेंगे तो कील और ब्लॉक दोनों के दोनों एक साथ ही उड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अगर उसके अंदर हमको ब्लॉक के अंदर नेल को डालना है तो हम कैसे करेंगे भाई, हमको कम से कम ब्लॉक को तो कोई सपोर्ट लगानी पड़ेगी, तो ब्लॉक को किसी वॉल के अगेंस्ट लगाएंगे और तब उसको धीरे धीरे स्ट्राइक करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको जब हम सपोर्ट लगाते हैं तो पीछे से जो वॉल है वो उसको रिएक्शन दे देता है। तो फॉर एवरी एक्शन, एक्शन कौन सा है, जो हम नेल लगा रहे हैं, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन मिलता रहता है, इस वजह से नेल अंदर चली जाती है। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, वाइल स्विमिंग अ पर्सन पुशेज वाटर विद हिज हैंड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये तो एक्शन हो गया, एंड वाटर इन टर्न पुशेज हिम फॉरवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो लेकिन खुद से कोशिश मत कर लेना ये कि मैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ जान गया तो अब तो मुझे तैरना आ गया है ना, उसके लिए अलग चीज़ों की कुछ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैंने भी कभी कोशिश करी थी, डूब गया था, तो इसलिए ध्यान रखना कि जो स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल में अपने आप से कुछ कोशिश मत करना। फंडा सीधा सीधा ये है कि वो पानी को ऐसे 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 करके पीछे आप पुश करेंगे तो पानी आपको आगे पुश करेगा, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक मिनट, काम करता हूँ, आप ना अभी तो देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे फ्री होकर बात करता हूँ, आप मेरा मैं चांस ले, ठीक है, मैं आपको कॉल तो भाई ये तो वही कहानी स्विमिंग की। अब जरा देखो स्प्रिंकलर का, स्प्रिंकलर का इतना अच्छा एग्जांपल है कि स्प्रिंकलर जो है ना, स्प्रिंकलर में कभी कोई मोटर लगती ही नहीं है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो लॉन होता है, किसी भी लॉन की अगर आप बात करिए तो जो लॉन है, लॉन के बीच में आपने देखा होगा कि एक स्टैंड लगा रहता है और स्टैंड में एक छोटा सा पाइप लगा रहता है, उसके ऊपर स्प्रिंकलर टुक 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 ऐसी एक आवाज़ आती रहती है और वो ऐसे एक छोटा सा उसके ऊपर एक मतलब वो स्प्रिंकलर वाले वो छोटे छोटे पाइप्स निकले रहते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं और चारों तरफ पानी जो है वो फैलता रहता है लॉन में। क्योंकि लॉन में कोई एक आदमी थोड़ी बार बार जाकर घास में पानी डालेगा, तो वो एक स्प्रिंकलर लगा दिया, स्प्रिंकलर चारों तरफ उसको फैलाता रहेगा पानी को। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है और इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ होगा और इसमें कोई मोटर नहीं लगती, कोई मोटर नहीं घुमाती उसको, पानी के प्रेशर से ही घूमता है वो। देखिएगा कैसे, ये ऐसे है कि हमें इधर नीचे तो एक स्टैंड है, नीचे तो एक स्टैंड हो गया और यहाँ से एक पाइप निकल रहा है, ये पाइप पीछे से आ रहा है और ये कनेक्टेड है कहीं पर भी,
ये किसी टैप से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ से पानी आ रहा है तो पानी ने जाना शुरू करा, और यहाँ पर ऊपर एक राउंड एक्सल लगी हुई है जिस पर वो गोल 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 घूमेगा, और एक पाइप इधर ऐसे, एक पाइप जस्ट इसके पीछे ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना, एक इधर की डायरेक्शन में होगा तो एक इधर की डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर भी एक इस डायरेक्शन में तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में बनाना इस वजह से ज़रूरी है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मेरे को मिलता रहे। तो क्या होगा कि ये पानी फेंकेगा यहाँ से आगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से पानी आया, तो यहाँ से जैसे ही पानी निकलेगा तो ये पानी को आगे फेंकेगा और पानी इसको पीछे फेंकेगा। समझ गए? तो इसने पानी को आगे फेंका और पानी ने इसको पीछे फेंका। सिमिलरली इसमें से भी, क्योंकि ये सेम पाइप है जो कि चारों से कनेक्टेड है, तो कुल मिलाकर कहानी तो ये होनी चाहिए ना कि भाई चारों से कनेक्टेड है तो चारों से पानी निकलता रहेगा। भाई तुम घूम क्यों रहे हो, तुम घूम क्यों रहे हो? तुम चुपचाप, टंकी है तो टंकी है तो चार टोटियाँ लगी हुई हैं तो चारों में से पानी निकलता रहे, चुपचाप खड़ा रहे भाई, घूम क्यों रहे? तो घूमने का कंसेप्ट ये है कि ये बीच में एक एक्सल, रोटेटेबल एक्सल दे रखा है जो कि घूम सकता है अगर उसको घुमाया जाए तो घुमा कौन रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ घुमा रहा है। कैसे? इसने इसको, हाँ इसने इसको क्या करा, पानी को आगे फेंका तो पानी इसको पीछे फेंकेगा। इसने एक्शन लगाया आगे को तो रिएक्शन लगेगा पीछे। सिमिलरली ये पानी को इधर फेंक रहा है तो ये इसको आगे घुमाएगा, तो देखो इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगी पीछे, इस पर रिएक्शन फोर्स लगेगी ऐसे, तो ये ऐसे रोटेशन फोर्स मिल जाएगी इसको। सेम कहानी यहाँ पर कि इसने पानी को फेंका आगे, पानी ने इसको फेंका पीछे, और इसी तरीके से इसने पानी को फेंका आगे तो पानी ने इसको खींचा फेंका पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे। तो कुल मिलाकर ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है और कोई मोटर नहीं लगाई जाती इसमें। कभी भी आप देख लेना ये पाइप कनेक्टेड होगा लेकिन आपको कोई वायर कनेक्टेड नहीं दिखाई देगा। ये कोई मोटर लगी हुई है, वो मोटर उसको टक 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 घुमाई जा रही है बार बार और चारों तरफ पानी जा रहा है, ठीक है। तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से काम करता है। मेरी बात समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। ठीक है ना। तो ये है रोटेटरी, ओके, रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 19 पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। वो कैनाल वाला नहीं होगा शायद, ये कार्ट वाला होगा मेरे हिसाब से। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? घोड़ा और गाड़ी। तो घोड़ा है और घोड़ा जो है उसको बांध रखा है किसी रस्सी से और पीछे एक गाड़ी है, ठीक है। तो घोड़ा जब चलता है तो गाड़ी भी उसके साथ खींचती है। तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन पूछा जाता है। तो देखिएगा क्या है इसमें, यहाँ पर घोड़ा तो बनाना पॉसिबल नहीं था, कार्ट बना दी, है ना, और घोड़े को रिप्रेजेंट कर दिया एक डॉट से। तो डायग्राम मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा आपको। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो एक्सप्लेन करूँगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिया हमने हॉर्स, ठीक है। तो ये मान लिया कि यहाँ पर हॉर्स है और हॉर्स के साथ में ये रस्सी बंधी हुई है। ये एक टिल्टेड लाइन बना रखी है और यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ। अब ये क्या है, ये आप शायद समझ गए होंगे। भाई घोड़ा भी तो जब चलेगा, तो कोई भी चीज़ अगर चलेगी, इंसान चले या जानवर चले, तो वो पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ग्राउंड पर। तो घोड़ा फोर्स लगाएगा
और सीधी फोर्स तो लगाएगा नहीं कि पैर को सीधा ज़मीन को प्रेस कर रहा है, तो वो चलेगा कहाँ, चल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब हमको दौड़ना होता है तो हम फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं। तो हमको जब चलना है, जब घोड़े को चलना है, तो वो फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। तो फोर्स पीछे की तरफ लगाई तो रिएक्शन फोर्स लगी आगे की तरफ, ठीक है। तो फोर्स ऐसे लगा रहा है तो रिएक्शन फोर्स तो ऐसे जा रही है जैसे उसको प्लेन की तरह उड़ा देगी ऊपर, ठीक है। लेकिन वो उड़ेगा नहीं, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वो देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट तो ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, इसको बोल दिया V, और इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करेगा W, उसका वेट। घोड़े को छोड़ो, हम भी अगर हम दौड़ते हैं तो हम एक पैर को पीछे मारते हैं, और जैसे ही उस पैर को पीछे मारते हैं तो ग्राउंड हमको आगे की तरफ जंप देता है, हम आगे की तरफ कूदते हैं। तो जब हम आगे की तरफ कूदते हैं फिर हम दूसरा कदम अपना उठाते हैं, और दूसरा कदम आगे उठाते हैं। तो जब भी कभी कोई दौड़े तो उसका एक छोटा सा, खास तौर पर उसकी टांगों का वीडियो बना लो, और वीडियो बनाकर उसको एक्सट्रीमली स्लो मोशन में करके देखिए। तो बहुत सारे इंस्टेंट ऐसे होते हैं जब इंसान के दोनों पैर हवा में होते हैं, दौड़ने वाले इंसान के। और आपने कई बार देखा भी होगा, जो एथलीट्स दौड़ते हैं तो बहुत सारे इंस्टेंट ऐसे होते हैं कि उसने पहले पैर को मारा पीछे की तरफ, ठीक है, और दूसरे पैर को उठाया हवा में। भाई एक पैर को अगर मैं ऐसे पीछे की तरफ मार रहा हूँ तो दूसरे पैर को हवा में उठाऊंगा, तो अभी इससे तो मेरे को रिएक्शन मिला ग्राउंड से, और अगले पैर से मैंने एक्शन करने के लिए पैर उठाया था। तो एक छोटा सा इंस्टेंट ऐसा होता है जब हम हवा में होते हैं, यानी कि हम वर्टिकल मोशन में, जरा सा ही ग्राउंड से ऊपर, ठीक। तो जरा सा हम ग्राउंड से ऊपर है तो हम उड़ क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें हमारा वेट नीचे की तरफ खींच के लेकर आता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को तो वेट ने बैलेंस कर रखा है, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो इस वजह से इंसान उड़ता नहीं है, घोड़ा भी दौड़ेगा तो उड़ेगा नहीं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया H इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया एक एरो ऐसे करके T, और एक एरो ऐसे करके भी दिखाया T। ये T क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बड़े परेशान चल रहे हैं तो हम कहते हैं कि बड़ी टेंशन है। तो टेंशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, फिजिक्स की टर्म्स में जो टेंशन है उसका मतलब ये होता है कि आपने किसी रस्सी को लिया या किसी धागे को लिया और खींच दिया, बड़ी ताकत लगा रखी है आपने। तो वो जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो बहुत टाइट है। तो इसका मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो रस्सी बनी है, वो टेंशन में है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है उस टाइम। तो उस चीज़ को हम टेंशन बोल देते हैं। तो टेंशन बेसिकली क्या है, टेंशन एक फोर्स है। और गिटार बजाते हैं तो गिटार में भी जो उसके वायर है वो पूरे टेंस्ड जब तक नहीं होते तब तक म्यूज़िक नहीं निकलता। गिटार के वायर को ढीला करके देखो तो बजेगा ही नहीं, है ना, उल्टी सीधी आवाज़ें निकलेगी उसमें से। तो अब इसमें डायग्राम में मैंने एक फोर्स यहाँ पर स्मॉल एफ ऐसे दिखाई है। एक्चुअल में ये फोर्स कहाँ पर लगी है, ये व्हील पर लगी है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो अप्लाइड फोर्स होती है उसको हमेशा कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अप्लाइड फोर्स, ये घोड़ा गाड़ी खड़ी रहेगी जब तक घोड़ा फोर्स नहीं लगाएगा, तो घोड़े की फोर्स से ये गाड़ी आगे चल रही है। तो अप्लाइड फोर्स जो होती है दैट इज स्मॉल कैपिटल एफ, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो किसी गाड़ी को रोकती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, उसको डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल एफ से, ठीक है। स्मॉल एफ फ्रिक्शन की फोर्स हो गई, कैपिटल एफ हो गई अप्लाइड फोर्स। अब सुनिएगा फटाफट क्या है यहाँ पर मेंशन। कंसिडर कार्ट कनेक्टेड टू अ हॉर्स बाय अ स्ट्रिंग एज शोन। The horse while pulling the cart produces a tension T in the string in the forward direction. In the forward direction. तो जब ये उसको खींचेगा तो खींचने की वजह से ये जो स्ट्रिंग है ना, घोड़ा यहाँ पर है और वो रस्सी से बंधा हुआ है इस कार्ट से, तो वो उसमें स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस कर देगा। अब टेंशन को मैंने ऐसे और ऐसे क्यों दिखा रखा है, ऐसे और ऐसे इस वजह से दिखा रखा है कि यहाँ पर बॉडीज़ हैं तीन, एक बॉडी हो गई हॉर्स, एक बॉडी हो गई ये रस्सी, और एक बॉडी हो गई ये कार्ट। तो ये जो रस्सी है, इस रस्सी पर लगने वाली फोर्स कौन सी है, इस रस्सी पर एक तो फोर्स लगा रहा है घोड़ा, तो घोड़ा तो ये लगा रहा है आगे की तरफ फोर्स, तो ये टेंशन हो गई रस्सी पर जो लग रही है फोर्स, ठीक है। और जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी भी उस पर पीछे फोर्स लगा रही है। गाड़ी भी कहेगी कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट आई वांट टू बी इन रेस्ट। घोड़ा कहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन मैं चल रहा हूँ, मैं चलते ही रहना चाहूँगा। तो दोनों तरफ से उस पर फोर्स लग रही है रस्सी पर, तो दोनों फोर्स बराबर लग रही है, बराबर लग रही है, इसी वजह से रस्सी टूट नहीं रही है। अगर एक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी रस्सी टूट जाएगी, समझ गए। तो इस वजह से ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस्ड हैं। अब इस रस्सी की बात को तो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं।
The cart in turn pulls the horse by an equal force T in the opposite direction. तो कार्ट भी एक इक्वल फोर्स T से उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है, न्यूटन का थर्ड लॉ, बराबर फोर्स लगेगा. Initially the horse presses the ground with a force capital F in the inclined direction. The reaction R of the ground acts on the horse in the opposite direction. The reaction R has two rectangular components, the vertical component V, which balances the weight W of the horse. तो एक तो हो गया vertical component जो weight के साथ balance हो जाता है. Second है the horizontal component H, which helps the horse to move forward. Horizontal force H होती है जो है horse को आगे move करने में मदद करती है. Let F be the force of friction. The horse moves forward if H is greater than T. हम ये जानते हैं कि horse आगे कब move करेगा अगर ये H T से ज़्यादा है. ये T लग रही है इस पर रस्सी पर, T वाली फोर्स यानी कि टेंशन वाली फोर्स रस्सी पर लग रही है. हम मान लो बेचारा घोड़ा तो कमज़ोर है, हर वो जी कार्ट है, कार्ट के अंदर बहुत मोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं, बड़ा हैवी है ना. तो बेचारे घोड़े का दम निकल गया, खींच रहा है, वो खींच नहीं रहा है आगे. तो इसका मतलब क्या है कि मुझे टेंशन वाली फोर्स है वो इस हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स से बहुत ज़्यादा है, तो घोड़े ने दम तोड़ दिया वहाँ पर कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता. अब आगे चलते हैं. तो इसका मतलब ये घोड़ा गाड़ी आगे कब बढ़ेगी जब H इज़ ग्रेटर देन T होगा. अच्छा, H इज़ ग्रेटर देन T, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉर्स इज, नेट फोर्स कौन सी हो जाएगी. मैं 5 न्यूटन की ताकत से आगे दौड़ सकता हूँ, लेकिन किसी ने रस्सी बांधकर मेरे को पीछे खींचना शुरू कर दिया और वो कितनी फोर्स लगा रहा है पीछे, 2 न्यूटन की. तो मैं कहूँगा इफेक्टिवली मैं कैसे बढ़ूंगा फिर 3 न्यूटन से आगे. 5 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूँ अब मेरी दौड़ने की फोर्स है, और 2 न्यूटन से कोई मुझे पीछे खींच रहा है, तो मेरी इफेक्टिव फोर्स क्या हो गई 5 - 2. ठीक है. तो इसी तरीके से H वाली फोर्स से तो घोड़ा आगे दौड़ रहा है और T उसको पीछे खींच रहा है, तो उसकी इफेक्टिव फोर्स क्या होगी H - T. ठीक है. और भाई अगर घोड़े का मास स्मॉल m है, अगर घोड़े का मास स्मॉल m है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल a है ना, तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू a इज इक्वल टू m. पता नहीं ये समझ में आ गया कि नहीं, है ना. तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 वेयर m इज द मास ऑफ द हॉर्स एंड a इज इट्स एक्सेलरेशन. इक्वेशन नंबर 1, द कार्ट मूव्स फॉरवर्ड इफ t इज ग्रेटर देन f. अब ये जो कार्ट है, ये कार्ट आगे कब मूव करेगी, कार्ट आगे तब मूव करेगी, कार्ट को आगे ले जाने वाली फोर्स कौन सी T, और कार्ट को पीछे खींचने वाली फोर्स कौन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना. तो कार्ट आगे तब मूव करेगी इफ T इज ग्रेटर देन f. अगर T F से बड़ा हो तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट इज, तो जैसे घोड़े पर लगने वाली जो नेट फोर्स थी वो H - T थी, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट इज T - F, है ना. तो T - F, और ये किसके बराबर होगा, कैपिटल M स्मॉल a. कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द कार्ट, where capital M is mass of cart and acceleration of the cart is also a. ये पूरा का पूरा सिस्टम है. घोड़ा अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से दौड़ेगा तो कार्ट भी उतनी ही एक्सेलरेशन से दौड़ेगी, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा. तो इसलिए a को हमने से लिया, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर हो गया. अरे अब तक टाइम 2 मिनट और रुक जाओ, बस ये खत्म करता हूँ मैं. चलिए ठीक है, ठीक है. अब जरा देखिए, समझ गए ना बेटा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है. उदय, सौम्या, न्यासा, लक्षिता, यस सर. ठीक है. कौस्तव, आयुषी, चलिए ठीक है. पेज नंबर 20 पर आ जाइए. अब 20 पर देखो आप, ऐड 1 and 2. तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर देना है. एक पर्पस समझ में आ रहा है कि क्यों ऐड करना है, ताकि घोड़े का और कार्ट का ही कुछ रिलेशन निकल सके, ताकि ये जो -T है और +T है जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा. ऐड 1 and 2. तो H - T और T - F जब ऐड करेंगे तो -T + T कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा, क्या +H और -F. H - F इज इक्वल टू NA प्लस कैपिटल M स्मॉल. ये हो गया. ठीक है. और अब इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे H - F इज इक्वल टू स्मॉल e कॉमन ले लो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो स्मॉल e कितना हो गया, H - F अपॉन m प्लस कैपिटल M. Obviously A is positive if H - F is greater than 0, that is H is greater than F, so the system moves if H is greater than F.
समझ गए? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आराम से ये घोड़ा गाड़ी आगे चलती रहेगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली ये रुकेगी, रिटार्डेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव अगर है तो वो पॉजिटिव कब होगा? वो पॉजिटिव तभी तो होगा जब ये ऊपर वाला जो टर्म है, न्यूमरेटर जो है, जब ये न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। पॉजिटिव मतलब भाई ग्रेटर देन जीरो, तो न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की बात क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्योंकि दोनों मासेस हैं, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होगा ही होगा और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, अभी तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो h माइनस f शुड बी पॉजिटिव, यानी कि h माइनस एफ इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो h इज ग्रेटर देन f। ये जो हॉर्स पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है ना, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए जो कार्ट पर लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आता है कि शो दैट इन अ हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स एक्सेलरेशन, कि वो उसके एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया दोनों इक्वेशन को ऐड करके -2 और +t कैंसिल आउट होगा। ठीक है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम पेपर में जरूर पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, बस आप इतना कर लो चलिए। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अभी जैसे तुम जा रहे हो ना, तो ये वाला जो मैं करवा रहा हूँ सेकंड लॉ वाला, ये जरूर देख लेना आज वीडियो में। अच्छा, ये क्या है? सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसको क्या कहा जाता है कि भाई हमारे पास 3 लॉ होते हैं मोशन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को भी प्रूव करा जा सकता है, सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ को भी प्रूव करा जा सकता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये सबका गुरु यही है, इससे फर्स्ट और थर्ड दोनों को प्रूव करा जा सकता है। ठीक, अच्छा जी, 1 मिनट वेट करो अभी आप। क्या हो गया? लास्ट के आंसर हो गया। अच्छा, अभी पता चला? हाँ, अभी मैसेज आया, वो बोल रहे हैं कि
तो सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें एक ये पार्ट देखिए, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ का मतलब क्या है, सेकंड लॉ की हेल्प से मैं फर्स्ट लॉ को प्रूव करूँगा पहले, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करना हो, कुछ चीज़ें कंसेप्चुअली भी इसमें समझनी पड़ सकती हैं। देखिए, सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव हुआ था F इज इक्वल टू ma। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू ma आ गया था, उससे प्रूव हो गया था। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू 0, ma इज इक्वल टू 0 इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ए पार्ट जो मैं कर रहा हूँ उसमें क्या है, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। तो भाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, हमें सेकंड लॉ के हिसाब से क्या था, F इज इक्वल टू ma। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाई तो m इंटू ए इज इक्वल टू 0। मास कभी 0 नहीं हो सकता, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो वो अगर 0 अपॉन m हो जाएगा तो वो भी 0 है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0, a की वैल्यू 0। एक्सेलरेशन 0, किसी भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब दो काम हो सकते हैं, या तो वो बॉडी रेस्ट में है, समझना, या तो वो बॉडी रेस्ट में है कि एक्सेलरेशन ही नहीं है, और या फिर वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चलती आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब भी क्या है, a0, until and unless some external force is applied on it। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं करी गई है, यानी कि 0 कर दिया गया। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आपने 0 कर दिया, यानी कि अप्लाई ही नहीं करी, तो बॉडी या तो रेस्ट में है और या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। तो ये फर्स्ट लॉ की तरफ इंडिकेशन नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है। और सेकंड लॉ को यूज़ करके आपने एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दिया, तो आपका फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिकल प्रूव नहीं है इसका, कंसेप्चुअल प्रूव है, सिर्फ समझना है। तो देखिएगा, दस देयर इज नो एक्सेलरेशन व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड। जब हमने फोर्स ही अप्लाई नहीं करी तो भाई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। बॉडी अगर रेस्ट में और एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना, जो बॉडी रेस्ट में होती है। तो उसमें एक्सेलरेशन आपने 0 बता दिया, तो इसका मतलब भाई रेस्ट में ही रहेगी। फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 ही रहेगी, मतलब वो बढ़ ही नहीं रही है उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। अगर कोई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलती रहेगी, क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो जितनी स्पीड है उतनी से ही वो चलती रहेगी, यूनिफॉर्मली चलती रहेगी। दिस इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, ठीक है। तो ये तो इस चीज़ का प्रूव हुआ जो कि आपको लिखकर थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कंसेप्चुअली समझ गए ना, नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। अब आप आ जाइए पेज नंबर 21 पे। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। थर्ड लॉ जो है ये भी सेकंड लॉ में, मतलब सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ को भी प्रूव करा जा सकता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें समझ में आ गया कि नहीं, बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, बी है अब जरा इसमें समझिए, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि ना तो ए पर कोई दूसरी फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही है, और ना बी पर लग रही है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि बस वही दो हैं, उसके अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है उस सिस्टम में। सपोज द टू बॉडीज इंटरेक्ट म्यूचुअली विद वन अनदर। अच्छा, अब इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पर बातचीत नहीं होता कि दो बॉडीज आपस में बातचीत कर रही है। इंटरेक्शन का मतलब होता है टकराना। तो फिजिक्स के टर्म्स में हम इंटरेक्शन का मतलब ये बोलेंगे कि दो बॉडी अगर इंटरेक्ट कर रही है मतलब टकरा रही है, कोलाइड कर रही है।
सपोज द टू बॉडीज इंटरेक्ट म्यूचुअली विद वन अनदर, एक दूसरे से टकरा जाते हैं. लेट एफ बी ए बी द फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी. एफ बी एक फोर्स होगी जो ए बी पर लगाता है, ठीक है. तो ये एक्शन हो गया, ए ने बी पर लगाया. एंड लेट डी पी बी बाई डी टी बी द रिजल्टिंग चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी. अब देखना, ये बॉडी ए थी, ऐसे मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है. अब ए ने आके बी को टक्कर मार दी, ठीक है. तो बी पर जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या हुआ, एफ बी ए वेक्टर. जो ए ने लगाया उसको मैंने एफ बी ए वेक्टर बोल दिया. तो जिस पर फोर्स लगता है उसको पहले लिखा जाता है. तो जैसे बी पर लग रहा है फोर्स, तो ए ने बी पर आकर टक्कर मारी, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स किस पर लगा, बी पर लगा, तो मैं पहले बी लिखूंगा. लगा किसकी वजह से, ए की वजह से, तो उसको हम बाद में लिखेंगे. तो एफ बी ए वेक्टर लिख दिया. अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है, यानी कि जब भी अप्लाइड फोर्स लगेगा तो देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है. सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता था. सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैंने यहाँ पर यूज़ करा फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए. लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब वो बोल रहे हैं कि फिर मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का ही तो चेंज होगा. तो इस वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दिया डी पी बी बाई डी टी. वेक्टर लगा दो इस पर, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है. बी द रिजल्टिंग चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी. सिमिलरली अगर अब ए ने बी पर टक्कर मारी है तो भाई बी भी तो ए पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है. तो लेट एफ ए बी बी द फोर्स एक्सर्टेड, यानी कि रिएक्शन बाई बी ऑन ए, ठीक है. तो जो बी ए पर लगाता है वो वाली फोर्स कौन सी होगी, जब ए की बात करें तो ए पर लगने वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. ऑब्वियस सी बात है कि वो इधर लगा रहा है तो ये उल्टा डायरेक्शन, ठीक है. एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक. तो एफ ए बी वेक्टर, ठीक है. तो इसकी वजह से ए में ए का मोमेंटम चेंज होगा, यानी कि डी पी ए वेक्टर बाई डी टी. डी पी ए वेक्टर बाई डी टी ये हो गया. विद द रिजल्टिंग चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ. हाँ जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बी वेक्टर बाई डी टी. ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब इस पर बी पर लग रही है फोर्स तो मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है, बी का ही मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. इसी तरह से एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी पी ए वेक्टर बाई डी टी. दोनों को ऐड कर दो. एफ बी ए प्लस एफ ए बी. तो डी पी बी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी पी ए वेक्टर बाई डी टी, दोनों को ऐड कर दिया. इज इक्वल टू क्या हो गया, डी बाई डी टी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा पी बी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर. ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. इसके आगे की कहानी देखिएगा. न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट बी जीरो. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही तो उसका मोमेंटम में चेंज क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. उन्होंने क्या बोला था, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. अब फोर्स ही नहीं लग रही है तो वो कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of any external force the rate of change of momentum must be equal to zero. ठीक है,
तो अब शुरुआत में ही हमने क्या माना था कि ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये इस पर टक्कर मार रहा है तो ये उस पर रिएक्शन लगा रहा है, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बाहर की कोई फोर्स नहीं है, हम किसी को पुश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो। इन द एब्सेंस ऑफ external force, rate of change of momentum d by dt of pb vector plus pa vector, मतलब टोटल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया, अब ये जीरो हो गया तो ये किसके इक्वल है, एफ बी ए प्लस एफ ए बी। देयरफॉर एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब ये प्लस का ए बी है, इसको इधर ले जाओ, एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का एफ ए बी वेक्टर। हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये फोर्स कौन सी है, बी पर फोर्स लगी है कौन सी, जो ए उस पर लगा रहा है, तो ये एक्शन हो गया। और ये क्या है कि फोर्स लग रही है ए पर जो बी उस पर लगा रहा है, तो ये रिएक्शन हो गया, और अपोजिट है तो नेगेटिव हो गया, है ना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, इक्वालिटी साइन आ गया, एंड अपोजिट, अपोजिट यानी कि नेगेटिव साइन आ गया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ भी है एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस है। दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हैंस थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, एज both the first and second laws are contained in the second law of motion. We can say that Newton's second law is the real law of motion. तो असली लॉ जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ है, क्योंकि इससे मैंने फर्स्ट लॉ और सेकंड थर्ड लॉ दोनों डिराइव कर लिए। इसके बाद आप देखिएगा पेज नंबर 22 पर आ जाइए। पेज नंबर 22 पर देखेंगे अपीयरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई स्विमर है वो स्विमिंग कर रहा है, पानी में वो स्विमिंग कर रहा है, तो होता क्या है कि भाई जो पानी है ना वो पानी बॉइंट फोर्स लगाता है, ठीक है। और ये लगता है कि कोई छोटा बच्चा भी है और कोई बहुत मोटे अंकल भी हैं, अगर बहुत मोटे अंकल को पानी में तैरना नहीं आता है और वो पानी में डूब रहे हैं, और छोटा बच्चा है जो पानी में तैरना जानता है, तो वो भी उनको बचा कर ले आएगा। रीज़न क्या है, उसको आप ये सोचोगे यार ये छोटा सा बच्चा ये इतना हैवी अंकल को कैसे उठा लेगा, वो ऐसे उठा लेगा क्योंकि उसकी हेल्प पानी ही करेगा। पानी नीचे से बॉइंट फोर्स लगाता है तो उसको हल्का सा एक पुश देना है, बस उनको पकड़कर हल्का सा एक पुश देना है ऊपर, तो बाकी का काम पानी कर देता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंट वेट। अगर कोई भी इंसान पानी में किसी भी चीज़ को उठाएगा तो उसको वो चीज़ हल्की लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से पानी भी सपोर्ट कर देता है। अगर कोई चीज़ मैं उठा रहा हूँ और नीचे से कोई दूसरा बंदा भी उस पर थोड़ी सी हेल्प लगा दे, थोड़ा सपोर्ट कर दे, तो मुझे वो आसान लगता है उठाना, तो दैट वेट इज़ कॉल्ड अपीयरेंट वेट। अब ऐसा ही कुछ अपीयरेंट वेट लिफ्ट में होता है। जब हम लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो लिफ्ट में भी दो तरीके के वेट होते हैं। लिफ्ट में जाकर आप जो है वेइंग मशीन में अपना वज़न तोल लेना, तो वज़न उल्टा सीधा आएगा कुछ, ठीक है। तो वज़न आपका ठीक नहीं आएगा। जितना ऊपर चले जाएंगे ना, जितना ऊपर जाएंगे आपका वज़न उतना ही ज़्यादा आएगा। ज़्यादा फ्लोर पर चले जाएंगे तो आपको लगेगा अपना 100 किलो का हो गया, इतना वज़न कैसे बढ़ गया, और नीचे जाओगे तो वज़न कम हो जाएगा। ये लिफ्ट वाली प्रॉब्लम भी है। देखते हैं, कंसिडर अ मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट, ठीक है। एक इंसान है, उसका मास m है, और वेइंग मशीन लेकर लिफ्ट में चला गया और उस पर खड़ा हो गया। द एक्चुअल वेट ऑफ द मैन इज mg, तो एक्चुअल वेट तो उसका mg होता है, मतलब जो उसका मास है मान लो 70 किलो है, तो 70 इंटू 10 या 9.8 वो उसका वेट हो गया, 700 न्यूटन मान लो। चलो, जानते हैं ना वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है और मास की यूनिट किलोग्राम होती है। It acts vertically downwards through the center of gravity g of the man. It acts vertically downwards through the center of gravity g of the man. Through the center of gravity हम ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान होता है उसकी जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, नाभि होती है ना, ये पेट में जो नाभि होती है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारी बॉडी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि अगर कोई हमको नाभि से ऐसे हाथ लगाकर और ऐसे उठाए, कोई मशीन उठाए या कोई इंसान उठा दे, कोई बड़ा ताकतवर खली टाइप का आदमी को पकड़ के ऐसे उठा दे इनको,
तो उसको बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा, वो ऐसे सीधा उठा देगा हमें। मतलब कि हमारा वो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि अगर उस पॉइंट से किसी ने पुश करके हमको उठाया ना यहाँ से नाभि से, तो हम ऐसे या ऐसे गिरेंगे नहीं, सीसॉ की तरह गिरेंगे नहीं। तो जितना हमारा नीचे का पोर्शन है, जो लेग्स हैं उनका जो वेट है, और जो अपर पोर्शन है, वो दोनों बराबर होते हैं दोनों साइड के, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। तो क्या है, द वेइंग मशीन रीड्स द रिएक्शन आर विच इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन, सो आर इज द अपीरेंट वेट ऑफ द मैन। अब आप देखिए 3 केसेस बना रखे हैं यहाँ पर। लिफ्ट में एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे शक्तिमान की तरह, तो यहाँ पर जो है इसका रिएक्शन फोर्स और जो वेट है वो बना रखा है, और जो बीच में जी लिखा हुआ है वो उसके नेवल जो नाभि होती है वहाँ पर। चलिए जी, तो अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ना ए केस है, तो ए केस में ये लिफ्ट बनाई है यहाँ पर। अब ये लिफ्ट का फ्लो हो गया, यहाँ पर ये आदमी खड़ा हुआ है ऐसा। ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, इसको जी बोल देते हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है, यानी कि mg, वेट इज अ फोर्स। और रिएक्शन फोर्स कहाँ मिलेगी, इसको ऊपर की तरफ r, और इस केस में लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो बाकी के जो 2 केसेस हैं उसमें क्या है, एक में दिखा रखा है कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, एक में दिखा रखा है कि लिफ्ट जो है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में है, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब तीनों अलग अलग केस देखेंगे हम। व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, जब लिफ्ट एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द मैन इज r माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये समझ में आया कि नहीं? लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये जो फोर्स है ऊपर वाला, रिएक्शन वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स इस फोर्स को ओवरकम कर रहा होगा, तभी तो ऊपर जा रहा है ना, ठीक है। तो r माइनस एम जी, मतलब ये जो r है ये इस mg से ज़्यादा रहा होगा, तो r माइनस एम जी इसका नेट फोर्स हो गया, क्योंकि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। इंसान का वजन कितना है, मतलब मास कितना है m, और कितने एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है a से, इज इक्वल टू ma हो गया। समझ गए? तो ये नेट अपवर्ड फोर्स हो गई ma, और वो हमने निकाली कैसे, कि नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट कर रहा था, ऊपर की तरफ रिएक्शन था। वो ऊपर जाएगा कब, वही हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम वाले कहानी, वो ऊपर जाएगा कब, जब ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और कितना ज़्यादा, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू ma। यहाँ से हमें निकालना है r इज इक्वल टू एम जी प्लस ma। तो r इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया, g प्लस a। तो अगर चलती हुई लिफ्ट है ना जो ऊपर जा रही है, उसमें अगर अपना वजन तोलेंगे तो ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आपका वेट कितना था mg, ठीक है, और जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वो कितना हो गया mg प्लस a, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, हम नॉर्मल अगर वेइंग मशीन की बात करें ना, तो वेइंग मशीन पर हम नहीं देख पाएंगे इस चीज़ को। प्रॉब्लम ये है कि वेइंग मशीन सिर्फ मास देती है, और मास रहता है कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज़ को देखने के लिए आपने कभी देखा है घर पर किसी के पास स्प्रिंग बैलेंस है क्या, स्प्रिंग बैलेंस? हाँ, अरे घर पर है नहीं, जनरली घरों पर होता है, लोगों के पास स्प्रिंग बैलेंस रखते। अच्छा, अब नहीं होता, पहले होता था। क्या होता था कि पहले ना, अभी तो यहाँ पर तो पाइप्ड नेचुरल गैस है, पहले ना सिलेंडर आते थे, तो जो सिलेंडर का जो डिलीवरी मैन है वो बीच में ना गड़बड़ कर देता था कि कुछ गैस 1 किलो या 2 किलो गैस निकाल कर उसने मार्केट में कहीं बेच देता था। वो 1 किलो एक सिलेंडर में से निकाली, दूसरे में से 1 किलो निकाली, निकाल कर उसने 3-4 अपने सिलेंडर तैयार कर दिया और ब्लैक में बेच दिया उनको। ब्लैक समझ रहे हैं, बेईमानी है ना। तो वो ऐसे बेईमानी करते थे। तो जब
घर में वो सिलेंडर वाला आता था तो वो स्प्रिंग बैलेंस होता था, तो उस स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे पकड़ के और सिलेंडर का वेट तोड़ लिया जाता था। तो स्प्रिंग बैलेंस में दो होते हैं मेजर, एक तो होता है मास वाला और एक होता है वेट वाला। वेट न्यूटन में होता है और मास किलोग्राम में होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस में चेक करा जा सकता है इसको, वेइंग मशीन पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा मास ज़्यादा होगा। इसी तरीके से नीचे वाला, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में लिफ्ट चल रही है तो उस केस में मास हमारा कांस्टेंट, वेट हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पहला केस अभी कर लीजिए, बाकी के दो केस अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। Thank you, sir.